नमस्कार, मैं आपकी कवि कथा नटी आज फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। और आज इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत तरह की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वह है, अभी हाल ही में हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, वे नहीं रहे, हमारे बीच से चले गए हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर। हम सब लोगों ने फेसबुक पर उन्हें तरह तरह से श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। उन्होंने जो कुछ किया हम लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे हिंदी समाज के लिए और खासतौर से भारतीय समाज के लिए, उसको हमने बार बार याद किया। मैं उन्हें एक कहानी लेखक के तौर पर, साइंस फिक्शन लेखक के तौर पर उनको मैंने पहली बार जाना और अनेक कहानियाँ पढ़ी उनकी, और पढ़ी और चौंकती थी, विस्मय से भर जाती थी। अब लगता है कि वो उनमें से कुछ चीज़ें घट भी रही हैं। तो चलिए आज हम उनकी जीवनी पढ़ें। और जीवनी का नाम बड़ा, शीर्षक बहुत ही खास है। हम लोग तरह तरह की जीवनियाँ पढ़ते हैं, कई सत्य के प्रयोग होते हैं तो कोई कुछ और होता है, लेकिन यह जीवनी कहती है 4 नगरों की मेरी दुनिया। यानी एक ऐसे 4 नगर जिन्होंने उनको बनाया, जयंत नार्लिकर का निर्माण किया, उसके प्रति कृतज्ञता भी है, एक याद करने का भाव भी है, कुछ खो जाने का भाव भी है और आगे बढ़ जाने का भी। तो ये 4 नगर कौन कौन से हैं? बनारस, फिर कैम्ब्रिज, फिर मुंबई और उसके बाद पुणे। तो हम देखें भाई क्यों। कोल्हापुर महाराष्ट्र में 19 जुलाई 1938 को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद उन्होंने बीएससी की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की और पीएचडी एमए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से। कैम्ब्रिज में वे रेगुलर रहे। पीएचडी करते समय उन्हें सुविख्यात वैज्ञानिक फ्रेड हॉयल का मार्गदर्शन मिला। मधु जी नमस्ते। और फ्रेड हॉयल ने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में नार्लिकर को संस्थापक सदस्यता का सम्मान दिया। संस्थापक सदस्यता, सिर्फ सदस्यता नहीं। मुंबई लौटकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्राध्यापक हुए। सन 1988 में स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में संस्थापक संचालक बने और 1994-97 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के कॉस्मोलॉजी कमीशन के अध्यक्ष रहे। उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, टाइसन पदक, एससीडी उपाधि, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एमपी बिरला पुरस्कार, भारतीय साहित्य विज्ञान अकादमी का इंदिरा पुरस्कार, फ्रेंच एटोनॉमिकल सोसाइटी का प्रिक्स जॉनसन, यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार, वायरस उपन्यास पर महाराष्ट्र सरकार का पुरस्कार, 1965 में पद्म भूषण, और 2014 में ये जो आत्मकथा जो हम पढ़ रहे हैं 4 नगरों की मेरी दुनिया, 2014 पर इनको मराठी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कस्तूरिका जी नमस्कार। और इसका अनुवाद किया है सुनीता परांजपे ने। बहुत सुंदर अनुवाद है और इसको पढ़ते हुए मैं सिर्फ शुरुआती हिस्से पढ़ूंगी बनारस के दौरान के, और उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगा और हमें भी वो हुआ तो उसके आगे के हिस्से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जन्म हो चुका था कोल्हापुर में और अब हम पहुंच रहे हैं बनारस, ये जानने के लिए कि आखिर यह परिवार बनारस कैसे पहुंचा।
हम सब जानते हैं कि इनके पिता भी मैथमेटिशियन थे और उसके बारे में जाने। कैम्ब्रिज में पिता की पढ़ाई के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ष 1931 में इंग्लैंड गए थे। हम सबको याद है 1931 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक प्रतिभा संपन्न और होनहार गणितज्ञ के रूप में पिताजी की ख्याति उन तक यानी कि मालवीय जी तक पहुंची। मालवीय जी अपने विश्वविद्यालय में बुद्धिमान और विद्वान शिक्षकों को आकर्षित करने की नीति अपनाते थे। बहुत जरूरी चीजें हैं, विश्वविद्यालय इसी तरह से बनते हैं। लंदन पहुंचने पर समय निकालकर वे मेरे पिताजी से मिले और विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक के रूप में आने का उन्हें आमंत्रण दिया। अपनी यहाँ की शिक्षा और संशोधन पूरा हो जाने के बाद बनारस में मुझसे मिलिए, आपकी नियुक्ति पक्की कर देंगे। मालवीय जी वचन के पक्के निकले। 1932 में जब पिताजी का कैम्ब्रिज से छुट्टी लेकर भारत आना हुआ, तब मालवीय जी ने उन्हें आग्रह पूर्वक अपने विश्वविद्यालय में नियुक्त कर लिया। इस कारण आगे जाकर पुनः कैम्ब्रिज लौटने और एकाध वर्ष अमेरिका के माउंट विल्सन वेधशाला में काम करने का अपना इरादा उन्होंने बदल लिया। इतना ही नहीं, पिताजी विश्वविद्यालय में नौकरी करने लगे, इसलिए मालवीय जी ने पिताजी का कोल्हापुर रियासत का सारा कर्ज विश्वविद्यालय द्वारा चुका दिया, क्योंकि कर्ज लेकर के वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए पिता। तो मालवीय जी ने वो कर्ज भी लौटा दिया ताकि कोई परेशानी ना हो और वे बनारस में टिककर पढ़ाते रहे। देखिए इस तरह से यूनिवर्सिटीज बनती हैं और मालवीय जी इतने धुन के पक्के थे। इस नए विश्वविद्यालय की रचना में कुछ हद तक ऑक्सब्रिज का अनुकरण किया गया है। ऑक्सफोर्ड में आइसिस नदी और कैम्ब्रिज में ग्रांटा नदी बह सकती है, तो अपना विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर क्यों नहीं हो सकता? ये बात मालवीय जी ने सोची। इस विचार से प्रेरित होकर गंगा तट की जमीन प्राप्त कर 1916 में उन्होंने विश्वविद्यालय की नींव रखी। परंतु गंगा नदी की तुलना आइसिस और ग्रांटा गंगा नदी की तुलना में आइसिस और ग्रांटा छोटे नाले भर थे। जिस वर्ष नींव रखी गई उसी वर्ष बरसात के मौसम में गंगा नदी में भारी बाढ़ आ गई और इसके परिणाम स्वरूप गंगा मैया को प्रणाम कर मील 2 मील दूर जाने का निर्णय संस्थापकों ने लिया। और अब काशी जहाँ पर है, काशी विश्वविद्यालय जहाँ पर है वहां पर है, गंगा नदी के तट से हटा दिया गया। ये अलग बात है कि संस्थापना दिवस वहीं मनाया जाता है। तो देखिए कितने मजेदार चीजें जानने को मिल रही हैं और कितने विस्तार से लिखी गई हैं। 4 नगरों की मेरी जी। मालवीय जी को चंदा इकट्ठा करते समय तरह तरह के अनुभव मिले। एक रियासत में गए तो पता चला कि महाराजा को विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट मिले तभी महाराजा बड़ी धनराशि देंगे। ऐसे में रियासत के दीवान जी से मिलकर मालवीय जी ने उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से ऑनररी डीलिट उपाधि देने का निर्णय किया और उन्हें सूचित भी कर दिया। मैं महाराज का निर्णय आपको बताता हूँ, ऐसा दीवान जी ने आश्वासन दिया। अगली मुलाकात में दीवान साहब ने महाराजा की प्रतिक्रिया बताते हुए कहा, महाराजा आपके विश्वविद्यालय को बड़ी राशि देने को तैयार हैं, लेकिन अब उनका आग्रह बदल चुका था। लेकिन उनका आग्रह है कि विश्वविद्यालय उन्हें डीलिट की बजाय डीएससी दे दे। इस शर्त को भी मान्य करने में मालवीय जी को कोई परेशानी नहीं थी। इसके बाद देखिए, मेरे बचपन में ही 1946 में मालवीय जी का निधन हो गया। परंतु उससे पहले कुछ वर्ष पूर्व
जब मालवीय जी का स्वास्थ्य गिरने लगा तो उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति पद की बागडोर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सौंप दी। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा विश्वविख्यात व्यक्ति विश्वविद्यालय को मिला, यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। वे 1940 से 48 यानी 8 वर्षों तक कुलपति के पद पर रहे। उसी दौरान उन्होंने कोलकाता और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्पाल्डिंग प्रोफेसर की हैसियत से भी काम किया। दर्शन विज्ञान के क्षेत्र में उनकी ख्याति और गुण ग्राहक वृत्ति के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्र के विद्वान BHU की ओर आकर्षित हुए और यथार्थ रूप में उसे सर्व विद्या की राजधानी का स्वरूप प्राप्त हुआ। अच्छे वाइस चांसलर्स ऐसे ही होते हैं। सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानी BHU का आश्रय लिया करते थे, इसलिए सरकार विश्वविद्यालय से नाराज रहती थी। एक बार यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस सरकार ने विश्वविद्यालय पर नजर रखने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजने का निर्णय लिया। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुलपति की हैसियत से विश्वविद्यालय के प्रांगण में सैनिकों अथवा पुलिस को प्रवेश करने का विरोध किया। हमारे प्रांगण में कानून का पालन होगा और शांतता को कोई बाधा नहीं होगी। इस बात का आश्वासन मैं देता हूं, बाहर की सेना हमें नहीं चाहिए। ऐसा मुंहतोड़ जवाब सुनने के बाद अंग्रेज सरकार को पीछे हटना पड़ा। असामान्य प्रतिष्ठा और गुणवत्ता वाला व्यक्ति जब कुलपति हो तो राज्य का शासन भी उसके आगे झुकता है। कुछ वर्ष पूर्व यानी काफी साल बाद मैं BHU गया था। वहां तत्कालीन कुलपति से मिलने गया तो वे फोन पर बनारस के जिलाधीश से विनती कर रहे थे कि वे जल्द से जल्द पुलिस की एक टुकड़ी भेजें, क्योंकि परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। ऐसी भनक उन्हें लगी थी। बाद में कुलपति के साथ में दीक्षांत समारोह के लिए जा रहा था तो हमारी गाड़ी के आगे पीछे सशस्त्र पुलिस की गाड़ियां थीं। कालाय तस्मै नमः। अब इनका घर देखिए। विश्वविद्यालय के आजकल के निवासों की तुलना में हमारे स्टाफ क्वार्टर्स काफी बड़े थे। अंग्रेजी वर्णमाला ABC यानी C सबसे बड़ा के अनुसार वर्गीकृत C दर्जे के हमारे घर में गराज, रसोई घर, बाथरूम और भंडार कक्ष के अतिरिक्त 11 कमरे और बड़े बड़े बरामदे, खुली छतें आदि थी। इसके अलावा नौकरों के लिए 3 कमरे थे। गराज भले ही कार रखने के लिए बने थे, लेकिन हमारे पास कार नहीं थी, इसलिए हम उसका उपयोग लकड़ियां रखने के लिए करते थे। पूरी यूनिवर्सिटी में उन दिनों अधिक से अधिक 5-6 लोगों के पास ही कार थी। लकड़ियां किस लिए? नहाने, धोने और रसोई आदि के लिए, पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के लिए उन दिनों विशेष प्रकार का बम्बा हुआ करता था। सुबह उठते ही उसे शुरू करने में 1.5-2 घंटे बाद नहाने के लिए भरपूर पानी मिला करता था। विक्रेता ऊंटों पर लकड़ियां लादकर उन्हें बेचने के लिए घर आते थे। दूर दूर से आने वाले ये ऊंट घर में आने के बाद फसकड़ा मार के बैठ जाया करते। विक्रेता पास से कहीं तराजू लटकाकर एक पलरे में वजन रखता, भाव तय होने के बाद दूसरे पलरे में लकड़ियां डालता और फिर उन्हें गराज में रख दिया जाता। वजन मन में गिना जाता। 1 मन यानी कि 40 किलो। वजन करने के बाद लकड़ियों को गराज में रखते रखते पूरी सुबह बीत जाया करती थी। विद्यालय जाने से पहले की उम्र में मैं और मेरे छोटे भाई के लिए यह एक बड़ा मनोरंजक कार्यक्रम होता था। कैसी छोटी छोटी बातें उन्होंने नोट की हैं। अब एक जो बात पढ़ने जा रही हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है और इससे पता चलता है शिक्षा और बहुत दूसरी बातें भी। मैं सेकेंडरी विभाग में था तब की बात है।
एक दिन गणित के शिक्षक नहीं आए थे, इसलिए हेडमास्टर जी ने प्राइमरी विभाग के एक शिक्षक रामनाथ मिश्र को हमारी कक्षा में भेजा। वे देहात से आए थे और उनकी बोलचाल भी देहाती छाप थी, इसलिए हम शहरी लड़कों को थोड़ी मस्खरी सूझी। तीसरी कक्षा के ये शिक्षक हमें क्या गणित सिखाएंगे, यह भी लगा हमें, किंतु हमारे इस अहंकार को उन्होंने 10 मिनट में ही दूर कर दिया। इन 3 गणित के प्रश्नों को सुलझाओ, ऐसा कहकर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखे। प्रश्न अंक गणित के थे, पर हमने सोचा कि बीजगणित की सहायता से हम उन्हें झट सुलझा देंगे, लेकिन उन्हें सुलझाते सुलझाते हम XYZ के चक्कर में ऐसे उलझ गए कि बाहर निकल ही नहीं सके। कालखंड समाप्ति के 10 मिनट पहले अंक गणित की खूबियों का प्रयोग कर उन्होंने तीनों प्रश्न चुटकियों में से सुलझा दिए। अपना बीजगणित अपने पास रखो, ऐसा ताना मारकर हंसते हंसते कक्षा से बाहर चले गए। और गणित में खुद को उस्ताद समझने वाले हम, माने मैं और अनंत दासन्नाचार्य वगैरह स्कॉलर, मुंह लटकाए अपनी कापियों को ताकते रहे। गणित सुलझाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सरल सहज सुंदर हो सकते हैं, इस बात का एहसास उस समय हुआ। उनके दिए प्रश्नों में से एक प्रश्न आज भी मुझे याद है। कल मैंने इसे सॉल्व कर लिया था शाम को 1 मिनट में, अब आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। और ये मैं पढ़ रही हूं पृष्ठ 28। प्रश्न क्या है? एक आदमी दोपहर 3 और 4 के दौरान घर से बाहर निकला और शाम 7 और 8 के दौरान लौटा। वह निकला तब और लौटा तब घड़ी की सुइयों ने अपनी जगह आपस में बदल ली थी। तो बताओ वह कितनी देर बाहर रहा? है ना मजेदार क्वेश्चन। अब जरा विषय बदलकर आज के जमाने में आता हूं। आज विद्यालयों में पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी गलती यह है कि विषय को समझने की बजाय उसमें ढेर सारी जानकारी ठूसी जाती है और उसे रटने पर अधिक बल दिया जाता है। जानकारी पाने के लिए डिक्शनरी, विश्वकोश, वेबसाइट आदि अनेक मार्ग उपलब्ध हैं, लेकिन यदि विषय ठीक से न समझा जाए तो केवल जानकारी किस काम की। आमतौर पर परीक्षा में इस जानकारी पर अधिक बल दिया जाता है, अतः विद्यार्थी उसे केवल रटते हैं, परीक्षा में उसे वैसा का वैसा उतारते हैं और अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का नतीजा घोषित होने तक उस जानकारी को वे भूल भी जाते हैं। मेरी बड़ी बेटी गीता पहली कक्षा में थी। यह तब की बात है। विज्ञान कालखंड में बतौर गृहपाठ के एक वाक्य उनकी शिक्षिका ने अनेक बार लिखवाया। क्या वाक्य था वह? The sun rises in the east and sets in the west. उद्देश्य था कि अनेक बार लिखने से यह वाक्य बच्चों को कंठस्थ हो जाएगा। किंतु सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या मतलब है? उगने और अस्त होने का क्या अर्थ है? मान लीजिए कि सूर्य बच्चों को पता है, लेकिन उसकी अन्य शंकाएं हो सकती हैं। हर बार पूर्व में उगने वाला सूर्य वही होता है या हर बार भिन्न होता है? वही होता है तो पश्चिम में अस्त होने वाला सूर्य पुनः पूर्व में कैसे दिखाई पड़ता है? इत्यादि इत्यादि। विद्यार्थी के मन में स्वयं ऐसे प्रश्न आते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन यदि नहीं तो उन्हें पूछकर शिक्षक को ही वे सुझाने पड़ते हैं। प्रश्न शिक्षक ही सुझाता है ताकि विद्यार्थी प्रश्न करना सीखे और उनका निराकरण करना शिक्षक का कर्तव्य है। परंतु प्रत्यक्ष में इतना कुछ करने के लिए शिक्षक के पास समय नहीं होता। दी हुई रेखाओं में अक्षर ठीक से निकले हैं या नहीं, स्पेलिंग की कितनी गलतियां हैं, इन्हीं बातों पर गौर किया जाता है। ये कर्मकांड
सृष्टि के मूलभूत सत्य को सामने नहीं आने देते। मेरे बचपन में पाठ्यक्रम इतना खचाखच नहीं होता था, अतः विद्यार्थी शिक्षक के बीच अच्छा संवाद रहता था। गणित के शिक्षक भूमिति का एक आध प्रमेय 2-3 पद्धतियों से सुलझाकर दिखा सकते थे। संस्कृत के शिक्षक श्लोकों का अर्थ सिखाते समय उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसकी गेयता की चर्चा कर सकते थे। विज्ञान के शिक्षक प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाते थे। रबड़ की नली साइफन में परिवर्तित होने पर कैसे काम करती है, इसे प्रत्यक्ष देखा तो पानी ऊपर चढ़कर किस तरह नीचे आता है, यह बात चुटकी से मेरी समझ में आ गई। इस प्रयोग का परिणाम जितना उसे देखकर हुआ उतना पुस्तक में पढ़ने से नहीं होता, और केवल रटने से तो वह समझ में आ ही नहीं सकता था। एक गणित को सुलझाने के अनेक प्रकार हो सकते हैं, और भूमिति के प्रमेय भी इसी तरह सिद्ध किए जाते हैं। 10वीं की छमाही परीक्षा में पाइथागोरस का प्रमेय मैंने अलग प्रकार से सिद्ध किया। यह प्रकार मैंने स्वयं खोजा था। उत्तर के लिए मुझे पूरे अंक तो मिले, शिक्षक ने शाबाशी भी दी, लेकिन साथ ही मीठे शब्दों में यह भी कहा, बहुत जरूरी बात कही उन्होंने, इसे हम जरूर जानें। मैट्रिक की परीक्षा में पाठ्य पुस्तक में दी हुई पद्धति से ही प्रमेय सिद्ध करना। मैंने उदास होकर पूछा, क्यों? क्या मेरी पद्धति अच्छी नहीं है? हमेशा की तरह लंबी चौड़ी पद्धति से यह बहुत छोटी है। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है, शिक्षक ने कहा, परंतु मैट्रिक के परीक्षक को अनेक कॉपियां जांचनी होती हैं। उसके पास प्रश्न का पूरा उत्तर पढ़ने के लिए समय नहीं होता। तुम्हारे उत्तर में हमेशा की आकृति नहीं दिखी तो तुम्हारा उत्तर गलत है, ऐसा अर्थ निकाला जाएगा और 0 अंक मिलेंगे। दोनों बातें, एक बात यह है कि तुमने जो पद्धति अपनाई, जो तरीका अपनाया, वो बिल्कुल सही है, इसलिए शाबाशी मिली, लेकिन अंक चाहिए तो उस समय उसका प्रयोग करो और उसके बाद अपनी दिमाग को पूरी खुली छूट दो कि वो नए तरीके से सोचे, नए तरीके का काम करे। कितनी सुंदर बात। यह घटना हमारी परीक्षा पद्धति पर कितना तीखा प्रहार करती है। अब हम एक बहुत ही मजे की बात में आते हैं और जरा सा देखें क्या हुआ। अभक्ष्य के विरोध में नौकरों के असहयोग का एक और किस्सा। यानी क्या भक्ष्य है, वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन भक्ष्य हो जाएगा। अभक्ष्य के विरोध में नौकरों के असहयोग का एक और किस्सा कैम्ब्रिज में सुनने को मिला था। वहां अहमदाबाद के साराभाई परिवार के 2 बंधु आनंद और सुहृद मेरे सहपाठी थे। कभी कभी उनसे मिलने उनकी माता मनोरमा बेन आया करती थी। उनके साथ उनकी सहायता के लिए रमाबाई नाम की एक मराठी महिला भी होती थी। भाई साराभाई परिवार का मामला। मनोरमा बेन को पश्चिमी रहन सहन की आदत थी, परंतु रमाबाई जरा सनातनी विचारों की थी। एक बार कैम्ब्रिज के घर में अंडा देखकर रमाबाई ने पूछा, यह क्या है? तब अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मनोरमा बेन ने कहा, यह यहाँ का आलू है। इतना सफेद आलू तो मैंने कभी नहीं देखा, थोड़े अविश्वास के साथ रमाबाई ने कहा। तब उनके संदेह को मिटाने के लिए मनोरमा बेन ने कहा, वही कहा जो आपके दिमाग में भी आ रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। अरे जैसे साहब गोरा वैसे ही उसका आलू भी गोरा। तो सफेद अंडे सफेद आलू बन गए, क्योंकि साहब गोरा तो उसका आलू भी गोरा। नहीं तो रमाबाई भाग जाती और साथ ना आती कभी फिर से। अब हम एक और हिस्सा पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। और ये हिस्सा कहाँ गया, चलिए देखते हैं कहाँ गया।
ये बीच में से शुरू हो रहा है, पहले से यहाँ से शुरू करके फिर ले आती हूँ। ये आखिरी हिस्सा है आज के पाठ का। प्रसिद्ध गायक पंडित नारायण राव व्यास मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे। उनकी और हमारी मित्रता बहुत वर्षों की थी। मेरे पिताजी विद्यार्थी के रूप में जब कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा के लिए जाने लगे तो उन्हें विदा करने के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसमें नारायण राव व्यास का गायन भी हुआ था। उसके बाद 29 वर्षों बाद जब मैं कैम्ब्रिज जाने निकला तब उनके बेटे अतुल विद्याधर व्यास का गायन हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गंधर्व महाविद्यालय में नारायण राव की गणना उनके खास शिष्यों में होने लगी। भारत में अनेक समारोहों में उन्हें आमंत्रित किया जाता था। हिंदुस्तानी गायकी का बनारस में बहुत ऊंचा स्थान था, इसलिए नारायण राव का हमारे घर अक्सर आना होता था। बनारस से कोल्हापुर आते जाते समय हमें मुंबई होकर जाना पड़ता था। तब दादर के व्यास निवास में रहना हमारे लिए बहुत बड़ा आकर्षण होता था। माता पिता के घनिष्ठ मित्रों को मैं और अनंत मामा कहते थे। व्यास मामा ने हमें हमेशा ही बहुत आकर्षित किया, क्योंकि गपशप के दौरान वे अक्सर मजेदार किस्से हमें सुनाया करते थे और नकलें भी उतारा करते थे। संगीत सभाओं के कारण घूमने और अनेक लोगों से संपर्क में आने के कारण व्यास मामा के पास किस्सों कहानियों की भरमार होती थी। उनके आने का समाचार सुनते ही हम दोनों खिल जाते थे। परंतु वर्ष 1948 में उनका आगमन हमारे लिए एक अलग ही अनुभव था। कुछ दिन हमारे घर रहने के बाद एक दिन उन्होंने तात्या साहब यानी माता पिता को बुलाकर हम दोनों के विरुद्ध एकदम सीरियस किस्म की 2 शिकायतें दर्ज की। एक, हम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते, और दूसरी यह कि हम स्वावलंबी नहीं हैं। स्वावलंबी नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लड़के हैं और इसलिए तो और खास तौर से। तात्या साहब ने कहा, बच्चे कक्षा में अव्वल नंबर लाते हैं, इसलिए वे जितना आवश्यक हो उतना ही पढ़ते हैं, यह हम जानते हैं। लेकिन बच्चों को विशेष समय देकर पढ़ना चाहिए, ऐसी जबरदस्ती हम नहीं करते। उस पर व्यास मामा का कहना था कि ऊपरी कक्षा में जाने के बाद पढ़ाई का दबाव बढ़ता जाएगा और उस दृष्टि से अभी से बच्चों के नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालना हितकारक होगा। वैसे तो तात्या साहब की विद्वता और व्यक्तित्व के आगे बहुत कम लोग उन्हें उपदेश करने की हिम्मत करते थे, किंतु व्यास मामा का अनुभव और ज्येष्ठत्व निश्चय ही उन्हें उन गिने चुने लोगों की पंक्ति में लाता था जो तात्या साहब से सीधे बात कर सके। तात्या साहब ने व्यास मामा की सूचना मानने की और फतवा निकाला गया कि कल से सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी होगी और बकायदा एक समय सारणी तैयार करके 4-5 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। इस फतवे ने तो हमें जड़ से हिला दिया, पर धीरे धीरे इस समय सारणी की आदत पड़ गई। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ता था। रात को 9 बजे सोने पर सुबह 5 बजे उठना कठिन काम नहीं था, और तड़के उठने पर नींद का असर खत्म होते ही तरोताजा दिमाग अध्ययन के लिए अत्यधिक पोषक होता है। यह बात भी समझ में आ गई। व्यास मामा की दूसरी शिकायत अधिक कष्टदायक सिद्ध हुई। उन्होंने हम दोनों को भी स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। हर बात के लिए ताई पर निर्भर रहोगे तो भविष्य में क्या होगा? अभी से अपने काम स्वयं करने की आदत नहीं डालोगे तो बड़े हो जाने पर जीवन में बहुत परेशानी होगी। स्वावलंबन का अर्थ है दूसरे की सहायता के बिना जीना। थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना भी आना चाहिए। दाल चावल बनाना सीख लो। हमारे साथ साथ उन्होंने ताई को भी समझाया कि उसके सहयोग के बिना ये बच्चे स्वावलंबी नहीं बनेंगे। इस सब के फलस्वरूप हम अपने काम स्वयं करना सीखने लगे। व्यास मामा को अपेक्षित 100% स्वावलंबन तो हम नहीं सीख पाए, लेकिन अपने काम करते समय किसी अन्य की मदद ना लेने की मनोवृत्ति हम में जरूर विकसित हुई। ये बेटों के माओं को खास तौर से सीख लेना चाहिए। इसका लाभ मुझे कैम्ब्रिज में अकेले रहते समय हुआ, किंतु बचपन की बाल घुट्टी उस समय तो कड़वी लगती है।
हमेशा हंसी मजाक करने वाले व्यास मामा का हमारी जीवनचर्या को इस प्रकार बदलना हमारे लिए जरा त्रासदी भरा था। ब्रूटस जब जूलियस सीजर पर खंजर से वार करता है तो सीजर उसकी ओर देखकर कहता है, यू टू ब्रूटस। ऐसा ही निषेध हमने व्यास मामा के प्रति शेक्सपियर को पढ़े बिना ही व्यक्त कर दिया था। लेकिन पेट पूजा से बढ़कर यह बात भी अब आजकल तो खास तौर से जरूरी है, क्योंकि जब हम बच्चे थे और आप लोग जब बच्चे रहे होंगे तो ये जरूर होता होगा। आजकल बच्चे जरा सुनते हैं, सुनने में ऐसा है, वैसे कई बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे कि ना पढ़ें। ज्यादातर बच्चे तो पढ़ते ही होंगे। तो देखिए जरा क्या बोलते हैं। लेकिन पेट पूजा से बढ़कर बुद्धि को खाद देने वाली पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालने के लिए ताई के प्रयत्न बड़े रोमांचक थे। बचपन से सोने से पहले ईसाप नीति यानी ईसप नीति, ग्रिम्स फेरी टेल्स, विनी द पू की कहानियों से आगे बढ़ते हुए कॉनन डॉयल, पीजी वुडहाउस और डब्ल्यू जेकब्स के हम कब फैन बने पता ही नहीं चला। ताई की सुनाई कहानियों को मूल पुस्तकों में पढ़ने का हमें चस्का लग गया था। कहानियों के इस खजाने में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में चंद्रकांता, प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास, बेढप बनारसी का हास्य साहित्य था, तो मराठी में नारायण आप्टे और नाथ माधव के उपन्यास, जीवी जोशी, आचार्य अत्रे का हास्य लेखन भी था। कभी कभी इस प्रकार के अन्य पठन के कारण विद्यालय की पढ़ाई में कोई खलल ना पैदा हो, इसलिए परीक्षा से पहले कुछ समय उस पर पाबंदी लगा दी जाती थी। मुझे याद है कि परीक्षा के अंतिम पेपर के बाद घर में लाकर रखी और बहुत आनंद आया इसको पढ़ते हुए। आप लोगों को कैसा लगा? और यह भी कि क्या एक और प्रसंग पढ़ लूं छोटा सा? हाँ करिए तो मैं पढ़ूं फटाफट। हाँ लिखिए कोई। तो एक बहुत ही मजेदार प्रसंग पढ़ेंगे हम। अनिमेश पढ़ूं? तो चलिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे हाँ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मैं मान करके चलती हूँ कि पढ़ दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही मजेदार प्रसंग है। चलिए जी चलिए। इलाहाबाद तक के 3-4 घंटों की यात्रा में हमारी पिकनिक पूरी हो जाती। घर से लाई हुई पूरी सब्जी, दही चावल, अचार, मिठाई आदि की पोटलियां खुल जाया करती। खाने के लिए मिट्टी की प्लेटें और पीने के लिए कुल्हड़ साथ होते थे। खा पीकर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते थे। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती तो प्रदूषण का भी कोई सवाल नहीं उठता था। आज प्लास्टिक के कचरे का उत्पाद देखकर लगता है कि पुराने जमाने का वह निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का पर्याय ही भला था। इलाहाबाद के रास्ते में मिर्जापुर का वह निम्न का और चुनार का किला पड़ता था। हमारे पढ़े चंद्रकांता उपन्यास का कथानक इसी प्रदेश का था। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा यमुना नदी अदृश्य सरस्वती नदी से आकर मिलती है। गंगा और यमुना नदी दोनों पर रेलवे पुल बने हुए हैं। पुल से गाड़ी जाते समय हम दोनों खिड़की के पास डट जाते और पुल पर बने कमाने गिना करते। कुल 3 पुलों से हमारी गाड़ी गुजरती थी। गाड़ी में समय बिताने के लिए तात्या साहब ने मुझे गाड़ी की गति मापने का तरीका सिखाया था। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। गाड़ी में समय बिताने के लिए तात्या साहब ने मुझे गाड़ी की गति मापने का तरीका सिखाया था। रेल की पटरियों के पास बिजली के तारों के खंभे होते हैं, जिनकी हर किलोमीटर में संख्या निश्चित होती है। प्रत्यक्ष निरीक्षण से यह संख्या निकाली जा सकती है। मान लो कि यह संख्या 18 है, तो फिर 1 मिनट में गाड़ी कितने खंभे पीछे छोड़ती है यह गिनना होता है। यदि यह संख्या 27 है तो गाड़ी 27
गुणा 60 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 90 किलोमीटर की गति से जा रही है। यानी कि वह 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी पार करती है। गाड़ी की गति निकालने में मैं व्यस्त हो जाता था और यात्रा कब खत्म हो जाती थी, जैसे कि ये खत्म हुई अभी आज वाली। क्रमशः कैसा लगा ये आप जरूर बताएं। और धन्यवाद जयंत विष्णु नार्लिकर को, उनकी आत्मा को शांति रहे और हमारे दिमाग में कुछ प्रकाश। चलिए, पुल के पिलर को गिनना सब करते हैं, माला सिंह भी लिख रही हैं। अरे हम तो नदी देखते रहते हैं भैया, कोई पिलर विलर नहीं गिनते, नदी देखकर ही हम मगन हो जाते हैं। और नदी के आर पार अगर वो नदी चंबल हो और उसके दोनों तरफ धुएं हों तो हम धुओं में ही गुम जाते हैं और फिर नदी में ही सीधे उतरते हैं।